हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस उससे रिलेटेड प्रोविजन डिस्कस करने वाले हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना, क्योंकि कौन सी इनकम उसके टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये आपको पता चलेगा उसके रेसिडेंशियल स्टेटस से। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताएगा कि किस इनकम को उसके इनकम में इंक्लूड करना है और कौन सी इनकम को उसके इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखें हमेशा कि रेसिडेंशियल स्टेटस यहां पर हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करेंगे। एज पर इनकम टैक्स एक्ट का मतलब क्या है कि इनकम टैक्स के प्रावधानों के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होगा। इसका भारत के सिटीजनशिप के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन हो सकता है इंडिया का सिटीजन है आज, लेकिन हो सकता है कि वो इस ईयर में रेसिडेंट ना हो इंडिया का। या फिर अगर मैं ऐसा कहूं कि कोई विदेशी पर्सन है जो कि भारत का सिटीजन नहीं है, लेकिन इस प्रीवियस ईयर में हो सकता है वो भारत का रेसिडेंट हो। तो आई बात समझ में, रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हम सबके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। इंडिविजुअल यानी एकल व्यक्ति, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, सबका स्टेटस तय किया जाएगा अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में बात करते हैं। सबसे पहले आइए चलिए, रेसिडेंशियल स्टेटस में तीन कैटेगरीज हैं बेसिकली। एक है रेसिडेंट और दूसरा है नॉन रेसिडेंट और तीसरा है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। देखो, रेसिडेंट दो तरह के होंगे, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये हो गया मेन कैटेगरी। अब इसमें एक रेसिडेंट है ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, RNOR। ठीक है। अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, और कौन रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर कौन रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखें आप, पर्सन्स की बात करें तो दो तरह के पर्सन्स यहां पर हमने डिवाइड किए हैं। पर्सन, एक हिंदू HUF और इंडिविजुअल को अगर हम मिला के बात करें, और दूसरे हो गए आपके अदर्स। अदर्स में देखो, बाकी जो होंगे, कोई भी रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। कैसे? रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। कैसे होगा आगे डिस्कस करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंट होंगे और नॉन रेसिडेंट होंगे, और इसमें आगे भी रेसिडेंट दो तरह से होंगे। एक ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया यानी भारत में सामान्य तौर पर निवासी, और एक नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया यानी भारत में सामान्य तौर पर निवासी नहीं। तो सिर्फ इंडिविजुअल के अलावा HUF ऐसा हो सकता है जिसको ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट में डिवाइड किया गया है। कंपनी अगर है तो या तो वो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। अगर AOP है तो वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा या रेसिडेंट होगा। उसको फर्दर आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो सेक्शन 6 है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 6 है। रेसिडेंशियल स्टेटस सबका बताता है। देखो, रेसिडेंट कौन होगा, भारत में निवासी कौन होगा, हिंदी में भी आगे दिया है, आप देख सकते हैं। अ टैक्स पेयर वुड क्वालिफाई एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन कोई भी एक ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन। किसी भी टैक्स पेयर को हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब कहेंगे जब वो दो में से कोई एक कंडीशन पूरा कर दे। दो में से कोई एक भी कंडीशन अगर उसने पूरा कर दी तो हम उसके माथे पर तिलक लगा देंगे और बोलेंगे कि नाउ यू आर रेसिडेंट। स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर इज 182 डेज और मोर। यदि वो भारत में 182 दिन या अधिक के लिए रहा है। मिनिमम कितना रहना है उसको? 182 दिन के लिए। ठीक है। ये कंडीशन अगर उसने पूरी कर दी तो हम कहेंगे कि जा तू अब रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चुका है। दूसरा, स्टे इन इंडिया फॉर इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इज 365 डेज। यानी
वो पिछले 4 वर्षों में 365 दिन रहा हो भारत में या उससे अधिक दिन, 365 या अधिक दिन, या तथा तथा रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 60 दिन रहा हो। देखो, अगर वो 182 दिन भारत में रहा है पिछले साल, तो वो इस साल रेसिडेंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन भारत में रहा है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक बात है। अगर वो 182 दिन नहीं रहा है तो उसको दूसरी कंडीशन हम दे रहे हैं कि अगर तुमने ये पूरा कर दिया तो जाओ तुम रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। कैसे? पिछले 4 सालों में इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में कितना रहना है उसको? 365 दिन, और रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में रहना है उसको 60 दिन। अगर दोनों, मतलब पिछले 4 वर्षों में 365 दिन कम से कम रहा हो और रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर यानी संबंधित प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में 60 दिन रहा हो, दोनों कंडीशन अगर ये पूरी कर देता है तो वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करते हैं। और कोई ऐसा बंदा है जो ना तो ये कंडीशन पूरी कर पाया और ना ही ये कंडीशन पूरी कर पाया, तो हम कहेंगे कि जाओ तुम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो चुके हो। अब एक बात बताओ, क्या कोई अगर रेसिडेंट हो गया तो हमेशा के लिए रेसिडेंट हो जाएगा? नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस हर असेसमेंट ईयर में डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, हम हर साल देखेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नहीं, तो हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक किया जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू अबव रूल। देखो, ये कंडीशन 2 जो है ना, कंडीशन 2 क्या है कि पिछले 4 सालों में वो कम से कम 365 दिन रहा हो और करेंट फाइनेंशियल ईयर में वो कितना रहा हो? 60 दिन रहा हो, तो हम कह देंगे कि वो क्या है? अपना रेसिडेंट इन इंडिया है। तो इनमें कंडीशन बदल जाती है थोड़ा। कैसे? एन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर कोई बंदा है, अगर भारत का नागरिक भारत को छोड़कर जा रहा है नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बाहर बिजनेस करने के लिए, तो फिर सर ये कंडीशन उसके केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। उसको मिनिमम 182 दिन अगर वो भारत में रहेगा तो ही वो भारत का रेसिडेंट बन पाएगा। दूसरा, एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। अगर वो इंडियन शिप जा रही है बाहर और उसके क्रू के तौर पर गया है, तो उसको मिनिमम 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा। उसके केस में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। उसको सिर्फ इन दो लोगों को सिर्फ एक ही कंडीशन है और ये पूरा करेंगे तो ही ये रेसिडेंट कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो अब असेसी यानी ये दो, जो एक नौकरी के लिए छोड़कर जा रहा है भारत को और एक जा रहा है शिप के साथ भारत छोड़ के जा रहा है, तो फिर भैया अगर वो 182 दिन कम से कम रहेंगे तो ही वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएंगे, अदरवाइज रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बी, in case of an Indian citizen or a person of Indian origin comes to visit to India during previous year, modified condition 2 of section 61A is applicable। देखो, कोई भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, विदेश में रहता है, अभी भारत का है नागरिक, लेकिन अभी वो 4-5 साल से विदेश में ही है। या फिर समझ लीजिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये होता है कि अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। अनडिवाइडेड इंडिया क्या है? 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे। तो अगर उनके पहले जन्म हुआ था तो उसको हम बोलेंगे उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका या उसके पेरेंट्स का। यहां पर मैंने डेफिनेशन भी दी है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। ठीक है, हाँ, स्वयं उसका, उसके माता पिता या उसके दादा दादी, वो खुद अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है तो वो भी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। उसके पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो भी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। और अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो भी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ये भारत घूमने के लिए आते हैं प्रीवियस ईयर में, तो इनके केस में क्या होगा? केस 1, अगर उनकी इनकम, अगर उसकी इनकम फॉरेन सोर्सेस को घटा, फॉरेन सोर्सेस के अलावा 15 लाख से अधिक है। कितना है? 15 लाख से अधिक है फॉरेन सोर्सेस को अलावा। तो अगर वो इंडिया में 120 दिन या उससे ज्यादा के लिए भी रह जाएगा, कितना? ही इज इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 days और मोर, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड
365 days or more during the 4 previous year immediately preceding the relevant preceding year। देखो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर कौन इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारत घूमने के लिए आ रहा है, हमने बोला मोस्ट वेलकम, आप आइए घूम के जाइए, ठीक है। उसकी इनकम अगर 15 लाख से अधिक है, 15 लाख से अधिक है उसकी इनकम, उसमें फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आपको मिनिमम 120 दिन रहना पड़ेगा। अगर आप रहे हैं 120 दिन और इस प्रीवियस ईयर में आप 120 दिन रहे हैं और पिछले 4 प्रीवियस ईयर में आप 365 या उससे अधिक दिन रहे हैं, तो आपको हम बोलेंगे कि आप अब रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चुके हैं। दूसरा, अगर उसकी इनकम 15 लाख से अधिक नहीं है फॉरेन सोर्सेस को हटा के, तो उसको 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 क्या करना पड़ेगा, उसको मिनिमम 182 दिन रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 365 दिन रहना पड़ेगा पिछले 4 वर्षों में, तो ही वो जाके रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट का स्टेटस उसको मिल पाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि भारत के रेसिडेंट का स्टेटस मिलेगा तो बड़ी बहादुरी हो जाएगी। अरे भैया, भारत का रेसिडेंट का स्टेटस अगर इनकम टैक्स एक्ट में मिला तो आप दुनिया में कहीं भी इनकम कमाएं, आपके ऊपर भारत सरकार टैक्स लगाएगी। इसमें बहुत खुश मत हो जाना कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस मिल गया है, हमें मजा आ जाएगा। अरे मजा वजा कुछ नहीं आएगा। दुनिया में कहीं भी तुम पैसे कमाओगे, भारत सरकार बोलेगी बेटा इधर टैक्स लेके आ जाओ। रेसिडेंट होना ऐसे समझ लीजिए कि जैसे भारत सरकार ने आपको श्राप दे दिया हो कि तुम जहां भी रहोगे तुमसे टैक्स वसूल लेंगे अगर तुम रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। भारत सरकार की दरिंदगी देखिए इस मामले में, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A है, डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब है कि भारत सरकार ने मान लिया है कि तुम रेसिडेंट इन इंडिया हो। डीमिंग फिक्शन लॉ में काम करता है। डीमिंग फिक्शन का मतलब सरकार, कुछ चीजें होती नहीं है फिर भी सरकार कहती है कि हमने मान लिया है। अब सरकार ने अगर मान लिया है तो फिर आपको भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इफ फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक एकल व्यक्ति को हम डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया मान लेंगे, भारत में निवासी मान लिया जाएगा। क्या? ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि वो भारत का निवासी है। His total income other than income from foreign sources exceed 15 lakhs during the previous year, यदि वो फॉरेन सोर्सेज से इनकम को हटा करके उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द बेसिक गिवन कंडीशंस, 180 दिन या फिर 360 दिन, 60 और 365 दिन। देखो अगर वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, बेसिक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर देगा तो पहले ही रेसिडेंट बन जाएगा, उसको मानने की क्या जरूरत। जो आपका अपना है उसको अपना मानने की जरूरत नहीं है, जो आपका अपना है नहीं उसको मानने की जरूरत पड़ती है। तो अगर 182 दिन वाली कंडीशन पूरी कर देता तो पहले ही वो रेसिडेंट बन जाता। और दूसरी कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन और 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन, अगर ये कर देता तो भी वो रेसिडेंट बन जाता था। तो यहाँ पर वो कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है। और and he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or resident or any other criteria in similar nature। देखो बाकी देशों में उसके साथ टैक्स नहीं लग रहा है, बाकी देशों में उसके इनकम पर टैक्स इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो भारत का रेसिडेंट है। तो फिर भारत सरकार कहेगी कि हम तुम्हें अपना रेसिडेंट मान लेंगे। अगर तुम्हें कोई और अपना रेसिडेंट मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें कोई और अपना रेसिडेंट मानने के लिए तैयार नहीं है और तुम्हारी इनकम पर टैक्स नहीं लगता, तो भारत सरकार कहेगी हम तुमको अपना रेसिडेंट मानेंगे और तुम्हारी इनकम पर टैक्स लगाएंगे, तुमको हम चैन से रहने नहीं देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ये आपको डेफिनेशन दी हुई है। इंग्लिश हिंदी में भी है, अगर आप हिंदी मीडियम है तो देख सकते हैं। और मैं बताऊं हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करने में काफी मुश्किल आ जाती है। फिर है सर रेसिडेंट। हमने डिसाइड कर लिया, सबसे पहला काम, कोई मिलेगा तो हम डिसाइड करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। हमने ये डिसाइड कर लिया। रेसिडेंट के लिए दो कंडीशन बताओ, दो कंडीशन नॉर्मल केसेस में, दो कंडीशन कौन कौन सी? 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, या फिर 60 दिन प्रीवियस ईयर में भारत में रहा हो और पिछले 4 प्रीवियस ईयर में कम से कम 365 दिन अगर भारत में रहा है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दी तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो नॉन रेसिडेंट का टीका उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। अब अगर रेसिडेंट बन चुका है कोई, तो हम पूछेंगे कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे बनेगा। देखो अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट बन चुका है तो उससे कुछ और सवाल पूछे जाएंगे। उसे बोलेंगे कि अगर बेटा तुमने दो कंडीशन पूरी कर दी, ये दोनों की दोनों कंडीशन, बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लिखा है, दोनों ही कंडीशन, ध्यान दीजिएगा,
दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। दोनों कंडीशन कैसी हैं कि पहला, हैज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर्स, यानी पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में कम से कम वो 2 साल भारत का रेसिडेंट रहा हो, कम से कम 2 साल, और stayed in India for at least 730 days in 7 immediately preceding years। और कह रहे हैं कि आप कम से कम 7 immediately preceding years में कम से कम भारत में 730 दिन रहे हैं। अगर आपने ये दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो हम आपको और एक टीका लगा देंगे कि आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैं, ROR है भारत में। और अगर आपने दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं की तो आपको हम रेसिडेंट तो कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि आप RNOR हैं, आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस, अब एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। An individual shall be deemed to be resident but not ordinary resident in India if following condition is satisfied। हम उसको रेसिडेंट तो मानेंगे लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट मानेंगे। कैसे? भारत का सिटीजन है, 15 लाख से अधिक की इनकम है प्रीवियस ईयर में, और किसी टैक्स देश में उसको टैक्स नहीं लगता है और उसे डीम्ड रेसिडेंट माना है, तो डीम्ड रेसिडेंट मानेंगे लेकिन उसको ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट माना जाएगा। और अगर दूसरा है, ये तो भारत का सिटीजन था, दूसरा भारत का सिटीजन है या भारत का पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, भारत में घूमने के लिए आया है पिछले साल में और उसकी इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है तो ही इज इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर, 120 दिन से ज्यादा भारत में रहा है, या फिर पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा भारत में रहा है, दोनों कंडीशन अगर पूरी करता है तो भी उसको क्या करेंगे, रेसिडेंट तो मानेंगे बट वो NOR रहेगा, NOR यानी नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, ये हिंदी में भी दिया हुआ। अगर आपको थोड़ा धीरे समझ आएगा तो आप बार बार देख सकते हैं, ये चार्ट है, देखें। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो कैसे होगा, सुनिएगा। क्या वो 182 दिन भारत में रहा है प्रीवियस ईयर में? अगर हाँ तो वो रेसिडेंट बन चुका है। ठीक है, अगर नहीं तो अगला सवाल पूछेंगे कि क्या वो पिछले साल 60 दिन से ज्यादा रहा है, 60 या 60 दिन से ज्यादा, और एंड क्या वो पिछले 4 सालों में, पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन या उससे ज्यादा रहा है। उसने कहा हाँ, दोनों चीजें पूरी हुई, तो हम कहेंगे कि तुम रेसिडेंट बन चुके हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी तो भी तुम रेसिडेंट बन जाओगे। अब रेसिडेंट बन चुके हो और अगर देखो ना तो ये कंडीशन पूरी हुई ना ये कंडीशन पूरी हुई तो क्या बन जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, भारत में अनिवासी। अब रेसिडेंट बन चुका है तो उससे कुछ अगले सवाल होंगे। अब हम उसको बोलेंगे कि बताओ क्या तुम पिछले 10 सालों में 2 साल के लिए क्या रहे हो, इंडिया में रेसिडेंट रहे हो? उसने कहा हाँ। हमने पूछा फिर बताओ पिछले 7 प्रीवियस ईयर में क्या 730 दिन भारत में रहे हो? उसने कहा हाँ। तो हम बोलेंगे कि जाओ बेटा, तुम्हें दुनिया आज से रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहेगी। और अगर उसने बोला कि मैं दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, वो आर बट NOR बन जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, आगे अब बात करते हैं, ये तो इंडिविजुअल का हो गया। फर्म, BOP एंड AOP एंड BOIs के केस में कैसा होगा, देखो। फर्म, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। क्या उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत से किया जा रहा है? अगर हाँ तो हम कहेंगे कि तुम रेसिडेंट हो, और अगर नहीं तो भारत में रेसिडेंट नहीं हो, आप क्या हो जाओगे, नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। ठीक है, कंपनी के केस में क्या वो इंडियन कंपनी है? पहले कंपनी से सवाल पूछेंगे क्या वो इंडियन कंपनी है, कंपनी ने बोला यस, कंपनी तो क्या होगा, कंपनी को क्या हम बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपनी को हम रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा अगर उसने बोला नहीं, क्या बोला, नहीं, तो हम पूछेंगे कि बताओ जरा क्या तुम्हारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या इंडिया में है? अगर हाँ तो हम बोलेंगे कि तुम क्या हो चुके हो,
रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखना इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होगी। इंडियन, हमने पूछा तुम इंडियन कंपनी हो, कंपनी ने बोला हाँ, कंपनी मुस्कुराई और कहा हाँ, हमने बोला जाओ तुम रेसिडेंट हो। फिर एक इंडियन कंपनी नहीं थी, हमने उससे पूछा, फॉरेन कंपनी थी, हमने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जहां पर कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हमने पूछा क्या तुम्हारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, उसने कहा हाँ, हमने बोला जाओ तुम भी रेसिडेंट कंपनी हो। और हमने एक कंपनी से पूछा कि बताओ क्या तुम्हारा पोयम इंडिया में है, तो उसने बोला सर पोयम सुनाऊं, मैंने बोला पोयम नहीं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बताओ। उसने बोला सर भारत में नहीं है, तो हमने बोला कि जाओ तुम नॉन रेसिडेंट हो। अब हम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ की बात करें, ठीक है, तो इससे भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है, अगर हाँ तो अच्छी बात है, ये क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। लेकिन इसमें हम आगे आर ओ आर एंड आर एन ओ आर भी करेंगे। और उसने बोला कि हमारा कंट्रोल ना तो होली इंडिया में है पूरी तरीके से, ना ही इंडिया में है, और ना ही पार्टली, तो हम बोलेंगे कि तुम नॉन रेसिडेंट हो भैया। अब ये रेसिडेंट हो चुका है क्योंकि इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है, भारत में है, चाहे थोड़ा ही हो चाहे पूरा हो कोई बात नहीं। अब क्या कर्ता, कर्ता एचयूएफ कौन होता है, एचयूएफ का मालिक कौन होता है, मुखिया कौन होता है, कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। तो अब हम इससे सवाल पूछेंगे कि बताओ जरा, क्या तुम पिछले 10 सालों में, कर्ता से पूछ रहे हैं सवाल, क्या तुम पिछले 10 सालों में 2 साल के लिए रेसिडेंट रहे हो, उसने कहा हाँ। हमने फिर सवाल पूछा और बताओ क्या तुम पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहे हो, उसने कहा हाँ। तो हम बोलेंगे कि तुम्हारा एचयूएफ आर एंड ओ आर है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और अगर उसने बोला कि सर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन नहीं पूरी हुई ना, मतलब मान लो कि ये पूरी हुई लेकिन ये नहीं हुई, तो भी वो एनओआर बन जाएगा। और अगर दोनों नहीं पूरी हुई तब भी बन जाएगा, और अगर ये पूरी हुई और ये नहीं पूरी हुई तो भी वो आर एन एनओआर बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। अब देखो स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 में बताते हैं। अब यहां पर देखना क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर भारत में इनकम रिसीव हो रही है, चाहे उसको आपने अर्न किया हो भारत या भारत के बाहर, तो सभी के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इनकम अक्रूड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, भारत में आपने कमाया तो चाहे भारत के बाहर मिले या भारत में मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों के केस में हो जाएगा टैक्सेबल। इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम अक्रू बाहर हुई है और रिसीव भी बाहर हुई है, लेकिन बिजनेस जो है कंट्रोल किया जाता है इंडिया में, तो आर एन ओ आर के केस में, मतलब रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड बिजनेस इज आल्सो कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो आर ओ आर यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्स लगाएंगे, एनओआर के केस में टैक्स नहीं लगेगा और एनआर के केस में टैक्स नहीं लगेगा। और इनकम रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देखो पिछले सालों का पैसा इस साल लाओगे तो वो इनकम तो नहीं हुई ना भाई, पिछले साल आपने कमाया था तब टैक्स लग गया होगा, इस साल अगर लाओगे पुरानी कमाई इस साल लाओगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा कहीं भी, ध्यान देना। तो ये चीज है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सवाल है, मिचेल स्टार्क एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया for 100 days in every financial year. This has been his practice for last 10 financial years. What is his residential status for assessment year 21-22? बताइए। देखो वो साहब क्या है कि हर साल 100 दिन आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो पहली कंडीशन क्या है, रेसिडेंट बनाने के लिए पहली कंडीशन ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, क्या वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा है, नहीं, ठीक है। दूसरा उससे सवाल पूछेंगे कि क्या तुम प्रीवियस ईयर में 60 ही दिन रहे हो, या तथा एंड क्या तुम पिछले 4 वर्षों में 365 दिन रहे हो। तो वो 100 दिन के लिए आता है ना, तो 100 दिन रहा है यहाँ, और यहां पर हो जाएगा कितना, 400। तो ये कंडीशन इसने पूरी कर दी तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो चुका है, अब रेसिडेंट हो चुका है, भारत में निवासी हो चुका है। लेकिन अब आगे चलते हैं, ऑप्शन क्या है। अब हम इससे अगले 2 सवाल पूछेंगे, ये रेसिडेंट तो हो चुका है, अब इससे पूछेंगे कि बताओ क्या लास्ट के
10 प्रीवियस ईयर में तुम 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट रहे हो, तो ये बोलेगा कि क्या बोलेगा, हाँ 2 प्रीवियस ईयर में रहा हूं। लेकिन उससे पूछेंगे कि क्या लास्ट 7 ईयर्स में तुम भारत में 730 दिन रहे हो या उससे अधिक, तो ये 7 साल के लास्ट में 100 दिन के लिए आता है, तो 7 साल में तो ये 700 दिन ही रह पाया। मतलब ये कंडीशन तो पूरी कर गया, लेकिन ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाया। दोनों ही कंडीशन पूरी होती तो ये बनता ROR, लेकिन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं पूरी हुई, तो ये क्या बन पाएगा, RNOR। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, अ कैनेडियन सिटीजन, जस्टिन ट्रूडो वहां के आई थिंक प्राइम मिनिस्टर है, comes to India for first time during the previous year 2016-17, वो पहली बार भारत आए 2016-17 में, during the financial year 16-17, 17-18, 19-20, 18-19 आएगा आपके पास, एक साल यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे 18-19 भी आएगा ना। हाँ, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days, 70 days respectively. What is his residential status for assessment year 21-22? देखो, रेसिडेंट बनने के लिए पहला 182 दिन क्या था, नहीं था। फिर अगला सवाल पूछेंगे क्या तू वो 60 दिन था इस साल में, तो 60 दिन था, हाँ जी हाँ 70 दिन था। फिर तथा एंड हम पूछेंगे कि क्या पिछले 4 सालों में 365 दिन, तो 150 और 90 कितना होता है, 240, 240 और 60 कितना होगा, 300, और 300 और 55 कितना होगा, 355 दिन। तो वो 365 दिन नहीं रहा है, मतलब दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, तो वो क्या बन जाएगा, NR बन जाएगा। तो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। हु कैन बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, ओनली इंडिविजुअल्स, ओनली HUF, इंडिविजुअल एंड HUF बोथ, इंडिविजुअल HUF एंड कंपनीज। देखो मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट सिर्फ दो लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, अंडर सेक्शन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड, 4, 5, 6, 7। तो देखो 4 तो चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स का, 5 जो है आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताता है, और 6 बताता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, तो धारा 6 हो गया सही जवाब। उसके बाद अगर बात करें अगला, an individual shall be treated as resident during the previous year if he stayed in India for dash dash or more during the previous year। कितने दिन वो भारत में रहे तो उसको मान लिया जाएगा, तो कम से कम 182 दिन। ठीक है, अगला, मिस मोनिका, ओहो, मिस मोनिका जो है वो आई है, फॉरेन नेशनल है, विदेशी सिटीजन है, कम्स इंडिया एवरी ईयर फॉर 100 डेज सिंस 2010 एंड 11, काफी दिनों से आ रही है, उनको इंडिया बहुत पसंद है, वो घूमने आती हैं हर साल 100 दिन के लिए। उनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए 2021 के लिए। तो पहला सवाल, क्या 182 दिन रही हैं, ना जी ना। फिर दूसरा सवाल पूछेंगे क्या 60 दिन रही हैं, हाँ। एंड पिछले 3 साल में वो 4 साल में वो 365 दिन रही हैं, तो 100 दिन के लिए आती हैं, तो 4 साल में 400 हो जाएगा, तो वो रेसिडेंट तो हो चुकी हैं। अब अगला सवाल पूछेंगे, दो सवाल पूछेंगे, कौन कौन से, पहला, क्या आप 10 साल में 2 साल के लिए रेसिडेंट रही हैं, तो वो बोलेंगे हाँ सर मैं 10 साल में 2 साल के रेसिडेंट रही हूँ, पहला कंडीशन तो पूरा हो गया। अगर ये दूसरा कंडीशन पूरा कर देंगे तो इनको हम बोलेंगे ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और अगर ये कंडीशन नहीं पूरी हुई तो गई है, गई भैंस पानी में। ठीक है ना, मतलब गई भैंस पानी में मतलब गई मोनिका नॉन रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली, बोलने में जान निकल जाती, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, तो हम इनसे पूछेंगे कि बताइए क्या आप पिछले 7 साल में 730 दिन रही हैं इंडिया में, तो इन्होंने बोला 7 साल में 730 दिन, मैं हर साल कितने दिन के लिए आती हूँ, मैंने बोला 100 दिन के लिए, तो 7 साल में कितना होगा 700, तो ये भी बेचारी, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसलिए ये क्या बन जाएगी, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से है ये पूरा जो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस किया। देखो भैया, अगर आप UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कोर्स में अपीयर करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग, शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, विथ नोट्स, विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विथ क्विजेस एंड विथ
वीडियोस, कंसेप्ट वीडियोस, तो आप हमारा ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है वहां से जा करके ऐप डाउनलोड करके उस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं और वहां पर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को शानदार तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्जाम के जो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है उसको 100% से बढ़ा सकते हैं। आपको वहां पर क्या मिलेगा? आपको वहां पर वीडियो क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा? उसके अलावा आपको मिलेगा जी चैप्टर वाइज क्विजेस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब इस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए? अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग के लिए। तो मिस मत करें। अगर आप इनरोल नहीं है तो भैया पाप और ना करें, इनरोल कराएं और उसमें इनरोल करके अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। थैंक यू सो मच।